मान लो आप रोड सड़क पे जा रहे हो, कोई सांड या बैल वगैरह आए और आपको हुल के उठा के पटक दिया। पटकने के बाद क्या होगा? आपका सिर्फ आकार बदलेगा। एक ऐसा होगा जो जाके कहेगा कि अगर हमको ऐसा बोला होते तो हम मार के करा खोपड़ी फोड़ देते। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10वीं क्लास की विज्ञान का पहला पार्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। वो हमारे टॉपिक क्या क्या होंगे? भौतिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, और फिर अभिक्रियाओं की पहचान करना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको लिखा कैसे जाता है। फिर अभिकारक, अभिकर्मक, उत्पाद वगैरह के बारे में जानेंगे। फिर संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में सीखेंगे। तो इतने टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, ताकि यहाँ मेरे साथ साथ आप अपने बढ़िया से नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास से। थोड़ा बहुत जो हमने 9वीं क्लास में पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा था? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में, कि भैया भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं। तो वहाँ हमने पढ़ा था कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, वह परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है, अर्थात फिजिकल चेंजेस कहलाता है। और रासायनिक परिवर्तन में हमने पढ़ा था कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रासायनिक परिवर्तन, अर्थात केमिकल चेंजेस। तो यहां ध्यान दीजिएगा, जब कभी भौतिक परिवर्तन होगा तो भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ में सिर्फ और सिर्फ उसका भौतिक गुण ही बदलेगा। भौतिक गुण का मतलब क्या हुआ? यहां या तो उसका आकार बदल जाएगा, आकृति बदल जाएगी, अथवा उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे बर्फ का पिघलना, ये कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक। और मोमबत्ती का पिघलना क्या होगा? भौतिक। क्यों भौतिक? जब मोमबत्ती पिघलती है, जलना नहीं बोल रहा मैं यहाँ, सिर्फ क्या बोल रहा हूँ? पिघलना। जब मोमबत्ती पिघलती है तो पिघलने के बाद अगर आप उसे लेकर के रख लेंगे तो रहेगी तो मोम ही ना भाई। अगर मोमबत्ती पिघलेगी तब भी मोमबत्ती रहेगी, और मोम बनी रहेगी तब भी क्या रहेगी? मोमबत्ती ही रहेगी। और जो बर्फ होती है, बर्फ असल में पानी होता है। वही पानी को ठंडा कर दीजिए, क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। और उसी बर्फ को थोड़ा गर्म कीजिए, किस में बदल जाएगा? पानी में। तो यहाँ तो उसकी सिर्फ अवस्था बदलेगी, ना कि कुछ नया बन जाएगा। था पानी ही, उसी से बर्फ बना, उसी से क्या बना? पानी बना, और गर्म कर देंगे तो जलवाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस भी परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। अच्छा, गिलास का टूटना, मान लीजिए इस मार्कर को मैं ऐसे तोड़ दूं और पूछूं कैसा परिवर्तन हुआ, तो मार्कर को तोड़ना मतलब फिजिकल चेंजेस, अर्थात भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि मैंने मार्कर को तोड़ दिया, अभी भी ये मार्कर था, इसको तोड़ने के बाद भी वो क्या रहेगा? मार्कर ही रहेगा। अब आपको गुस्सा आई, आपने किसी के मुंह पे एक पंच मारा खींच के, अब तो वहां होगा क्या? सिर्फ और सिर्फ उसका आकार बदलेगा, कलर बदलेगा, ना कि वो इंसान ही बदल जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं। अब मान लो आप रोड सड़क पे जा रहे हो, कोई सांड या बैल वगैरह आए और आपको हुल के उठा के पटक दिया। पटकने के बाद क्या होगा? आपका सिर्फ आकार बदलेगा, ना कि आप चेंज हो जाओगे। अब रासायनिक परिवर्तन कब क्या होगा? किसी को जहर वाला इंजेक्शन लगा दीजिए, तो वहां कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक। अब लड़की सब लड़ाई झगड़ा में बाल नोच लेती हैं, तो किसी का बाल नोच लिया अगर घसीट के, तो कैसा परिवर्तन होगा? वो फिजिकल, क्योंकि बलवा नोचे हैं, कुछ नया पदार्थ थोड़ी ना बन गया है। इसी तरीके से रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? कुछ नई चीजें बनेंगी। जैसे कि मान लीजिए भोजन पचा, तो ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक। श्वसन क्या हो जाएगा? रासायनिक। मोमबत्ती का जलना, रासायनिक। कैसे? मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो जलने के बाद, पिघलने के टाइम नहीं, जलने के बाद हमें दो चीजें मिलती हैं। एक तो ऊष्मा मिलती है, लाइट मिलती है, और साथ के साथ क्या मिलती है? उसमें ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, काले रंग का। तो वो धुआं क्या होता है? वो नया पदार्थ होता है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह उपस्थित होते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भौतिक परिवर्तन को हम लोग भौतिक विधियों से उलट कर सकते हैं। उलट करने का मतलब पानी से बर्फ, बर्फ से पानी बना सकते हैं। लेकिन यहां अगर हम एक बार मोमबत्ती को जला दिए तो उस धुएं से हम मोमबत्ती नहीं बना सकते। भोजन अगर एक बार पच गया तो उस पचे हुए भोजन से हम वापस से दाल चावल थोड़ी ना बना लेंगे। दाल चावल आप खा गए, रोटी, और रोटियां खाने के बाद जब खाना पेट में जाके पचेगा तो क्या उस पचे हुए खाने से आप वापस से दाल चावल रोटी बना लोगे? ऐसा तो असंभव होगा ना भाई। अब जैसे लोहे में जंग लगना, ये कैसा परिवर्तन है? तो ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो उम्मीद है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आप समझ गए होंगे। भौतिक मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने। जैसे किसी का हाथ पकड़ के इसे तोड़ दिए
अब भैया हाथ तोड़ दिए तो मतलब कैसा परिवर्तन हो गया? भौतिक। और अगर उसी को आपने किसी प्रकार का केमिकल का इंजेक्शन लगा दिया तो कैसा परिवर्तन हो जाएगा? वो रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन का एक और उदाहरण देखिए, आप सभी के घर में दूध होता होगा, तो दूध का दही में बदल जाना कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक। ठीक है, तो हमने देखा कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है। और हम किसी भी प्रकार की भौतिक विधि से रासायनिक परिवर्तन को उलट नहीं कर सकते। उलट ना कर पाने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक बार दूध से दही बन गया तो फिर हम दही से दूध नहीं बना सकते। अगर मोमबत्ती जल के एक बार धुएं में बदल गई तो उस धुएं से हम मोमबत्ती नहीं बना सकते। भोजन अगर पच गया तो पचे हुए भोजन से हम वापस से खाना नहीं बना सकते। तो उम्मीद है सीख गए होंगे। और एक मजेदार बात, ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना, ये रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। कैसे कहलाता है? आप इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम रासायनिक समीकरण के बारे में। तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। असल में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? रासायनिक समीकरण। कैसे? रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने सीखा था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ भी वही होता है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, अर्थात केमिकल रिएक्शन कहलाता है। कैसे? तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो पदार्थ हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके, आपस में रिएक्शन करके इसका निर्माण कर रहे हैं, तो जल का निर्माण कर रहे हैं। अब भैया जल क्या है? नया पदार्थ है। कैसे? हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन जलने में सहायक गैस है। समझिएगा, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है तो दूसरी जलने में सहायक है, और ये दोनों मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं जो क्या है? जल। ये जल क्या करता है? आग लगाने की बजाय आग को क्या करता है? बुझा देता है। अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या करते हैं? आग लगाने का काम करते हैं, और जल क्या करता है? आग बुझा देता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके पड़ोसी और रिश्तेदार वाला काम करते हैं। ये क्या करते हैं? ये आग लगाने का काम करते हैं। कैसे? जब आप अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे, उनके बच्चों के परसेंटेज आपसे ज़्यादा आएंगे, या हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आपसे अच्छे नंबर आ जाए उनके, तो वो क्या करेंगे? तो वो यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का काम करेंगे आपके पिताश्री और माताश्री के लिए, आग लगाने का काम करेंगे। और जो आपके दोस्त होंगे और आप खुद किसका काम करोगे? जल का, आग बुझाने का काम करोगे। तो इसीलिए मेरे भाई अभी भी समय है, आप सभी लोग अभी से एकदम डेडिकेटेड हो जाइए अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर के सीरियस हो जाइए बिल्कुल, कि भैया मुझे मेरा एक टारगेट सेट कर लीजिए कि 95 प्लस या 100 आउट ऑफ 100 जितना भी स्कोर करना हो आपको, एक कॉपी, पेपर और पेन, इन सभी की हेल्प से आप उसे लिख करके अपने सामने दीवार पर टांग लीजिए कि मुझे इस बार बोर्ड परीक्षा में इतने नंबर लेकर के आने हैं, और पूरे जुनून के साथ स्टडी करनी है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो समय के साथ आप पीछे छूटते चले जाओगे, और इस चैनल से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को इतना अच्छा सा इंप्रूव कर जाएंगे कि आप 100 आउट ऑफ 100 आराम से लेकर के आएंगे। बस जितनी डेडिकेशन हमारी होगी उतना ही डेडिकेशन आपको दिखाना होगा अपने घर पर अपने सेल्फ स्टडी के साथ, ठीक है? नहीं तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पड़ोसी और रिश्तेदार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला काम ना कर पाएं, तो अभी से ही आप किसका काम करना स्टार्ट कर दीजिए? जल का। अब चलिए यहां समझते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक जलने में सहायता करने वाली गैस है तो दूसरी ज्वलनशील गैस है। अब ये दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं? जल। और जो जल की प्रॉपर्टी है वो क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये जल आग लगाने का काम करती है और ये क्या करता है? आग बुझाने का काम करता है। तो भाई इन दोनों से क्या बन गया? नया पदार्थ। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के अभिक्रिया के फलस्वरूप एक पदार्थ का निर्माण किए जो कि बिल्कुल क्या है? डिफरेंट है। ठीक इसी तरीके से आपकी बुक में दिया हुआ है मैग्नीशियम रिबन का जलना। तो मैग्नीशियम रिबन का जलना का मतलब हुआ कि मैग्नीशियम रिबन ऐसे वायरल टाइप का होता है। आपको यहाँ इमेज में दिखा देंगे हम कि मैग्नीशियम रिबन किस तरीके का होता है। मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे चॉक पाउडर टाइप का बन जाता है। तो भैया मैग्नीशियम एक सॉलिड है, धातु है, जबकि ऑक्सीजन क्या है? गैस। और जो उधर बन के आता है वो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बनता है? चॉक पाउडर के फॉर्म में बन जाता है। तो वहाँ भी नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब बात ये फंसती है कि भाई हम पहचानेंगे कैसे कि आखिर कब रासायनिक अभिक्रिया हुई है, क्योंकि हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों के बारे में पढ़ा था, कुछ चेंजेस के बारे में पढ़े थे। तो इस प्रकार के परिवर्तनों को या इस प्रकार की अभिक्रियाओं को समझने के लिए हमें कुछ प्रकार के तरीके दिए गए हैं।
वैज्ञानिकों ने कुछ विधियां सुझाई हैं। उन्होंने कहा कि भैया देखो, अभिक्रिया की पहचान करना बहुत सिंपल है कि कब रासायनिक अभिक्रिया अर्थात केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो सबसे पहला आप क्या करोगे, अगर अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन हुआ है, अवस्था में परिवर्तन का मतलब होता है उसकी स्टेट चेंज हो गई है, जैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस, या फिर गैस से ठोस में परिवर्तन हुआ है, तब समझ जाना भाई क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कैसे, यहां देखिए, हाइड्रोजन क्या है, गैस, हाइड्रोजन क्या है, गैस, और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस, और इन दोनों ने जब मिलकर के रिएक्शन किया तो इनके रिएक्शन के बाद जो बना वो क्या बना, जल, और जल क्या होता है भाई, लिक्विड होता है। मतलब यह अवस्था बदली है, गैस से किस में कन्वर्ट हुआ है, लिक्विड में। ठीक है, इसी तरीके से अगला आता है कि ताप में परिवर्तन हो, तब भी समझ जाना कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब ताप में परिवर्तन कैसे, तो आपके बाजार में एक चूना मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इस कैल्शियम ऑक्साइड या कली चूना आपके बाजार में मिलता है, जो पेंट करने वाला चूना होता है, व्हाइट कलर का, मार्केट में उपलब्ध होगा। आप जाइए उस चूने को लेकर के आइए और उस चूने में क्या डालिए, पानी डालिए। ठीक है, जब उस चूने को आप पानी में मिक्स करोगे तो मिक्स करने के बाद कुछ बनता है, और जो बनता है वो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसे हम बुझा चूना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुझा चूना। और इसके साथ आप एक देखेंगे मजेदार तरीका कि जो मिश्रण होगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कैसे, आप इस बॉक्स के अंदर मान लीजिए क्या भर दिए, पानी, तो आप यहाँ पे भर दिए पानी। ठीक है भाई, अब आप गए बाजार से खरीद के लाए चूना, और उस चूने के पत्थर को ला करके आपने कहाँ डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया। तो ऐसे ऐसे करके मान लो मैंने 2-3 पत्थर डाल दिए। अब इनको मिक्स करने के बाद यहाँ देखोगे ना, तो छोटे छोटे बुलबुला टाइप निकलेंगे, और ये जो विलयन बनेगा वो किसका होगा, वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। पर जब आप इस पतीले को टच करोगे तो वो कैसा लगेगा, बिल्कुल गरम गरम लगेगा। तो अर्थात यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर बदला। क्या बदला, टेम्परेचर। यहाँ पे चूना लेकर क्या होगे, तो चूना तो गर्म रहेगा नहीं, पानी तो बिल्कुल भी गर्म नहीं होता, पानी क्या होता है, ठंडा होता है। और फिर इन दोनों को जब आप मिक्स कर दोगे तो जो बनेगा उसके साथ में क्या निकलेगा, गर्मी, यानी टेम्परेचर। तो हमने देखा कि अगर टेम्परेचर में परिवर्तन होगा तब भी हम बोलेंगे भाई क्या हुआ, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब अगर अवस्था में परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बदलेगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब तीसरे नंबर पे आता है रंग में परिवर्तन, कलर कैसे बदल जाता है। तो कलर में परिवर्तन के लिए आप एक चीज देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। किस में लगना, लोहे में जंग लगना। जंग मतलब युद्ध मैदान वाला नहीं, लोहे में जंग लड़ना मत समझना, लोहे में जंग लगना। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब लोहे में जंग लगता है तो जंग लगने के बाद क्या होता है, लोहे का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, यहाँ आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि लोहे का कलर किस तरीके से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि भैया अगर अवस्था बदली है तब भी रासायनिक अभिक्रिया, टेम्परेचर बदलेगा तब भी रासायनिक अभिक्रिया, रंग में परिवर्तन हुआ तब भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब दो और चीजें बचती हैं, अगर गैस का उत्सर्जन हुआ है तब भी समझ लेना रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस का उत्सर्जन कैसे, उसके लिए हम एक प्यारा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि गैस कैसे निकलती है। देखो, उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको लेना होगा जिंक, और आप लीजिए H2SO4। तो जब इसका रिएक्शन करवाएंगे आपस में तो यहाँ बनता है ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो जिंक तो अपने पास सॉलिड है क्योंकि धातु है, H2SO4 विलयन है, मान लीजिए एक्वस है, और जिंक सल्फेट भी ठोस होता है। पर ये जो हाइड्रोजन है ये क्या होती है, गैस। यानी अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकली है, गैस का उत्सर्जन हुआ है, देखिए इधर गैस नहीं था, इधर ठोस था और एक्वस था, जलीय विलयन, इन दोनों को आपस में मिलाया तो इधर क्या निकली, गैस। तो जब कभी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अर्थात केमिकल रिएक्शन में गैस निकलती है, गैस का उत्सर्जन होता है, तब भी हम कह सकते हैं कि क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसी तरीके से एक और आता है कि अवक्षेप बने। अवक्षेप कैसे, अगर मान लीजिए आपने लेड नाइट्रेट लिया, क्या लिया, लेड नाइट्रेट। ठीक है, और लेड नाइट्रेट के साथ आपने मिक्स किया क्या, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। और पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का जब रिएक्शन होता है तो यहाँ क्या बनता है, PbI2, मतलब लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो लेड आयोडाइड है यही क्या होता है, अवक्षेप होता है। अवक्षेप का मतलब जल में ना घुलने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद अगर किसी अवक्षेप का निर्माण हुआ है, अवक्षेप का मतलब कुछ ऐसा पदार्थ जो जल में घुलता नहीं है। जैसे आप एक गिलास लीजिए, गिलास के अंदर चौक लीजिए, चौक जो बोर्ड वगैरह में स्कूल के अंदर आपके बोर्ड में लिखी जाती है, उस चौक को उसमें लेकर उसे घोलिए। घोलने के बाद आप देखेंगे कि पूरी की पूरी चौक तो घुल जाएगी, लेकिन छोटे छोटे कण उसके क्या रहेंगे, नीचे गिलास के अंदर बैठ जाएंगे, और वही क्या होंगे, अवक्षेप होंगे, क्योंकि वो जल में क्या है, अविलय। तो इसी तरीके से क्या होता है, जब हम
लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद बनता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो लेड आयोडाइड क्या होता है, अवक्षेप होता है, और ये अभिक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि इतनी चीज़ें तो समझ गए अच्छे से कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया पहचानने का तरीका क्या, अवस्था बदल जाए, टेम्परेचर बदल जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, या गैस निकल जाए, या तो फिर अवक्षेप का निर्माण हो जाए, तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है मेरे भाई। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है अभिकारक, अभिकर्मक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होता है। तो फटाफट से हम ये भी देख लेते हैं, ऐसे मिटा देते हैं। तो अब हम बात करेंगे अभिकारक और उत्पाद के बारे में। देखिए अभिकारक क्या होते हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम बोलते हैं अभिकारक या अभिकर्मक। कैसे, जैसे यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किए हैं। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक या अभिकर्मक, और इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। तो यानी यहाँ पर अगर हमसे पूछेगा कि अभिकारक कौन से हैं, तो ये क्या हो गए, अभिकारक। ये जो दोनों छुटकू लाल हैं ये दोनों ही क्या हो गए, अभिकारक हो गए। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। समझ पा रहे हो। और जो चीज़ें बन के आई है, जो लास्ट में बन के आई हैं, जैसे आपके पास अगर जनरली कोई आपसे पूछता है कि आपके पास किसी चीज़ की फैक्ट्री वगैरह है, तो मान लो किसी के पास कुछ फैक्ट्री है, तो बोलता है भाई ना क्या प्रोडक्ट का निर्माण करते हो आप, प्रोडक्ट क्या बनाते हो, किससे बनाते हो, ये नहीं पूछता। तो जिससे बनता है उसे क्या बोलेंगे, अभिकारक, और जो बनता है उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। जैसे आप दूध लेकर के आए, दूध और चीनी मिक्स करके क्या बना दिए, पेड़ा बना दिए, तो दूध और चीनी किसका काम करेंगे, अभिकारक का, क्योंकि इन्हीं से बना है, क्या बना है, पेड़ा। तो वो पेड़ा जो है वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, उत्पाद है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इससे ये बना है, तो मतलब ये जो दोनों हैं ये क्या होंगे, अभिकारक। तो अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाले या भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, एक और चीज़ आता है उत्प्रेरक। तो अब यहीं पे हम समझ लेते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है। आपकी बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन 11th क्लास में आपको सीखने को मिलेगा कि भैया उत्प्रेरक क्या होते हैं। उसके लिए मैं पहले यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ, N2 + S2 चेंजेस टू NH3। तो भैया उत्प्रेरक के बारे में बात करेगा कि उत्प्रेरक या कैटालिटिक्स क्या होते हैं। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। कैसे, कोई कोई रासायनिक अभिक्रिया इतनी तेज गति से होती है और कोई कोई रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन बहुत ही स्लो मोशन से होती है। तो बिल्कुल ऐसे उदाहरण के माध्यम से आप समझिए कि जब कभी आपको जल्दी होती है तो आप किचन के अंदर क्या करते होंगे, आपके मम्मी या दीदी वगैरह जो भी खाना बनाती होंगी, या आप भी अगर बनाते होंगे, तो किचन के अंदर टमाटर को जल्दी पकाने के लिए क्या करते हो, उसमें नमक मिक्स कर देते हो ताकि फट से टमाटर गल जाए। तो हमने किया क्या, अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए, मतलब टमाटर को जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। क्यों मिला दिया, क्योंकि टमाटर के पकने की गति क्या हो जाए, बढ़ जाए। इसीलिए जब कभी हमें जल्दी होती है, मतलब ऐसा हो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को जल्दी से निपटा देना है या देर में निपटाना है, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उत्प्रेरकों का इस्तेमाल करते हैं। तो उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं तो जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। आपके गांव समाज वगैरह में भी आप उत्प्रेरक देखे होंगे। कैसे, मान लीजिए दो छटकौआ में लड़ाई हो रही हो, ये बेचारा लड़ रहा था, ये दोनों अभी वाक युद्ध ही चल रहा था, सिर्फ हम देख ले सिर्फ इतनी बातें हो रही थी। अब 2-4 लोग पीछे से आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे भीड़ देखने के लिए, अरे गजब गजब की लड़ाई हो रही है, इकट्ठा हो जाएंगे सभी लोग। अब इसी में से कोई एक ऐसा होगा जो जाके कहेगा कि अगर हमको ऐसा बोला होते तो हम मार के करा खोपड़ी फोड़ देते, ऐसा बोलेगा। तो उस झगड़ा के बीच में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो वहाँ पहुँचेगा और झगड़ा की गति को क्या करेगा, बढ़ा देगा। मान लीजिए बातचीत में हो रही थी और वहाँ पहुँच के बोलेगा अगर हमसे ऐसा हुआ होता था मार के अभी तक लटा दिए होते इनको। तो वो क्या कर रहा है, अभिक्रिया की गति को बढ़ा रहा है, मतलब झगड़े की गति को बढ़ा दे रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इसे समझाते होंगे, छोड़ना यार भाई, लड़ाई झगड़ा में का ही रखा है, काहे लड़ाई झगड़ा करता फालतू में, शांति से रहो ना भाई। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, झगड़े की गति को घटा रहे हैं। तो ऐसे ही लोग क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो सीधी सी बातों में अगर हम बात करें तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो
किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को नियंत्रित करते हैं। तो जैसे यहाँ देखिए, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण के लिए Fe की जरूरत पड़ती है। ये Fe क्या है? उत्प्रेरक का काम करता है, जो यहाँ पर लोहा है। उम्मीद है भाई उत्प्रेरक समझ गए होंगे, उत्प्रेरक सीख गए होंगे। जितने टॉपिक्स अभी आपको सिखाए गए होंगे ये पूरा दिमाग में सेट हो जाएंगे। क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जा रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, वो जो बचे हुए 2 टॉपिक थे हमारे, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, साथ ही समीकरण को संतुलित करना कैसे किया जाता है, इन सभी को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कीजिएगा।